हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस के टॉप 50 एमसीक्यूज की सीरीज। देखो ये मिक्स क्वेश्चन होंगे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों को मिलाकर हम 50 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। अभी आपका अपकमिंग एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का, और रेलवे के एग्जाम में साइंस का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। ये सेशन आपके एग्जाम को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो फैक्ट है वो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखते हैं हमारी क्लास का जो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। देखो, जो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई है, इसको मापने के लिए जो यंत्र उपयोग किया जाता है वो कौन सा है, आपका अल्टीमीटर है। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब ये तो रहा प्रश्न, और प्रश्न का उत्तर रहा अल्टीमीटर। देखो, हम ये जो स्लाइड है आप ये देखेंगे, एक साइंस का चैप्टर आप पढ़ेंगे मापक यंत्र और उनके उपयोग। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो जो बार बार पूछे जाते हैं उनको मैंने एक ही स्लाइड में रख लिया। ये है आपको सेशन की खास बात जो देखने को मिलती है, क्योंकि एक ही साथ कितने सारे आपके रिवीजन हो जाएंगे, कम से कम 10 से 12 आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप 50 क्वेश्चन के साथ में आप जो फैक्ट याद करने वाले हैं वो लगभग 300 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जो ऑडियोमीटर है इसका उपयोग करते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने में। ऑडोमीटर ये प्रयोग होता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में। अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊंचाई मापने में। ऑक्सीमीटर इसका उपयोग करते हैं पौधों की वृद्धि मापने में। लक्समीटर का उपयोग होता है प्रकाश की तीव्रता मापने में। लेक्टोमीटर जो है इसका उपयोग होता है दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में। हाइड्रोमीटर इसका उपयोग होता है तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में। हाइग्रोमीटर ये उपयोग होता है हवा की आर्द्रता को मापने में। मैनोमीटर इसका उपयोग करते हैं गैसों का दाब मापने में। गैल्वेनोमीटर इसका उपयोग होता है विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचने में। अमीटर इसका उपयोग किया जाता है विद्युत धारा मापने में। एनेमोमीटर ये उपयोग होता है वायु की गति को मापने में। विंड वेन ये वायु की दिशा को ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर इसका प्रयोग किया जाता है विभवांतर को मापने में। और जो है सिस्मोग्राफ इसका उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने में। आपने सुना होगा कि इतने स्केल का भूकंप आया है, इतने तीव्रता का भूकंप आया है, ये मापा किस में जाता है, सिस्मोग्राफ में। तो ये सारे जो मापक यंत्र हैं बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, सो आप इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दूरी किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो भौतिक राशियाँ जो हैं दो हैं, कौन कौन सी, अदिश और सदिश, यानी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर बात आई है दूरी की। दूरी किस प्रकार की है, अदिश राशि है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो, इस प्रकार यदि आप रटेंगे दूरी किस प्रकार की है, विस्थापन किस प्रकार की, तो आपको याद रखने में कठिनाई होगी। तो आप ये जान लें कि दूरी जो है अदिश राशि है, तो अदिश राशि आखिर होती क्या है। स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, उनकी कुछ डेफिनेशन जो है वो आपको याद रखना है, तभी आप क्लियर एग्जाम में कर पाएंगे, क्योंकि याद रखने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जो अदिश राशियाँ हैं ये भी भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें जो दिशा है वो नहीं होती है। इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती है। अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। ये त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, जो द्रव्यमान है, दूरी, चाल, आयतन, कार्य शक्ति, ये सभी स्केलर क्वांटिटीज यानी कि आपकी अदिश राशियाँ हैं। जैसे अभी यहाँ पर पूछा गया ना कि दूरी किस प्रकार की राशि है, इसी प्रकार हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आयतन किस प्रकार की है, कार्य किस प्रकार की है, शक्ति किस प्रकार की। तो आपको ये याद रखना है डेफिनेशन, अदिश राशियाँ क्या है और सदिश राशियाँ क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। देखो, यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो क्रोमेटोग्राफी है इस तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है। तो इस विधि का जो प्रयोग है ये एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट की बात करें तो जो क्रोमेटोग्राफी है इस विधि का प्रयोग उन विलीय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में खुले होते हैं। इनके कुछ अनुप्रयोग जैसे कि प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, डाई में रंगों को पृथक करने में, और जो रक्त होता है, ब्लड,
ब्लड से नशीले ड्रग्स इनको पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी जो तकनीकी है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, अभी हमने जो डिस्कस किया था दूरी एक अदिश राशि है, इसलिए अदिश राशि के संबंध में कुछ पॉइंट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो विस्थापन किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो देखो जो विस्थापन है ये एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब कि इसके साथ दिशा भी इंक्लूड होती है, परिमाण और दिशा दोनों होती हैं सदिश राशियों में। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो जो वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश राशियां हैं ये कौन सी राशियां होती हैं, तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। गणितीय क्रियाओं में सदिश राशियों की परिमाण और दिशा दोनों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सदिश राशियां जोड़ की जो त्रिभुज नियम है इसका पालन करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप वेग, विस्थापन, बल, संवेग ये किस प्रकार की है, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो ये हो सकता है पूछ ले कि वेग किस प्रकार है, बल, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एसआई पद्धति के अंतर्गत कितने मूल मात्रक हैं। मूल मात्रक का मतलब क्या है कि बेसिक जो मात्रक हैं वो कितने हैं, फंडामेंटल यूनिट्स है। तो ये है 7 आपके, ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। डिटेल में इनको हम देख लेते हैं। तो भौतिक राशियां कितनी है, 7 और 7 ही एसआई मात्रक हैं। जैसे कि लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ताप का केल्विन है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। ये सारे हैं एसआई मात्रक। अगला प्रश्न है पार्सेक मात्रक है। देखो पार्सेक किसका मात्रक है, दूरी का, आप सभी जानते हैं पार्सेक दूरी का मात्रक है। जो बहुत ही बड़ी दूरियां होती हैं जिन्हें खगोलीय दूरी कहते हैं, इनको पार्सेक भी नापते हैं। ऑप्शन ए जो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो पार्सेक क्या है, इसका प्रयोग खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक पार्सेक की वैल्यू क्या है, एक पार्सेक की एग्जैक्ट वैल्यू एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो ये है, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है, 3.10 इंटू 16 मीटर, ये है पार्सेक की वैल्यू। इतने मीटर एक पार्सेक के बराबर होता है, 3 × 10 की पावर 16। ठीक, यदि आपसे पूछा जाए कि एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो ये होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पार्सेक। ठीक, अगला प्रश्न दूध क्या है। तो देखो व्हाट इज मिल्क, मिल्क एक पायस है। पायस तो है लेकिन पायस क्या होता है, जिसे आपने याद रख लिया कि मिल्क एक पायस है, लेकिन बहुत कुछ और भी चीजें हैं जो पायस के अंतर्गत आती होंगी। तो आपको डेफिनेशन पता होगा तभी तो आप ध्यान रख पाएंगे ना कि पायस क्या है। तो देखो पायस 2 या 2 से ज्यादा अमिश्रणीय तरल पदार्थों का मिश्रण होता है। इसमें एक तरल दूसरे तरल में फैलता है। पायस को इमल्सन भी कहा जाता है। पायस के कुछ उदाहरण जैसे कि मक्खन और मार्जरीन, दूध और क्रीम, मेयोनेज, पेंट, लोशन, अंडे की जर्दी, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, पायस की। अगला प्रश्न अल्कोहल जल मिश्रण से अलग, अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि अल्कोहल जल इन दोनों का जो मिश्रण होता है उससे जल यदि अलग करना हो तो कौन सी विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो एक विधि आप सभी ने सुना होगा, आसवन। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, डिस्टिलेशन। ये आसवन विधि जो है इसके माध्यम से जो अल्कोहल है उसमें यदि जल की मिलावट है तो जल को अलग किया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विकटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। एसीटोन और जल का मिश्रण, अल्कोहल व जल का मिश्रण, इन दोनों को आसवन विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु यानी कि एटम का भाग नहीं है। तो देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों परमाणु के भाग हैं, लेकिन यहाँ पर जो फोटॉन है ये भाग नहीं है परमाणु का, इसलिए आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स देखो। परमाणु सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई को परमाणु कहते हैं।
ये अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं और अलग तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते हैं, ये अणु या आयन बनाते हैं। अणु या आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं। ये कुछ फैक्ट आप याद रखेंगे। परमाणु नाभिक किसने खोजा? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, सो प्लीज इसका आंसर आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। परमाणु नाभिक यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियस, ये किसके द्वारा खोजा गया? रदरफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक परमाणु में इसके सभी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन अत्यंत घनीभूत एवं सूक्ष्म क्षेत्र में स्थिर रहते हैं, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अपने प्रकीर्तन प्रयोग में की थी। नाभिक में उपस्थित मूल कणों प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारी 3 ई बुक्स आपको देखने को मिलेंगी। इसमें जो है करंट अफेयर की ई बुक, करंट अफेयर में आपको टॉपिक वाइज जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो, साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर देखने को मिलेगा। और हमारी स्टैटिक जीके की जो रामबाण ई बुक है और सामान्य विज्ञान की, ये बहुत ही बेहतरीन ई बुक आपके लिए डिजाइन की गई है। अब तक की यूट्यूब पे अवेलेबल सबसे बेस्ट ई बुक्स आपको यही मिलेंगी। तो इनको खरीदने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक ऑफर मिल रहा है जिसमें 150 रुपीज़, केवल 150 रुपीज़ में आप तीनों ई बुक्स को बाई कर सकते हैं, ठीक है। आप ये जो बार कोड आपको दिख रहा है, यहाँ पर 150 रुपीज़ का पेमेंट करना है। उसके बाद ये जो पेमेंट का आपने स्क्रीनशॉट है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। जैसे आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, ये तीनों ई बुक्स आपको 5 सेकंड के अंदर मिल जाएंगी। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इनको पढ़ेंगे तो आप जरूर अप्रिशिएट करेंगे हमारे कंटेंट को, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है ये कौन सा है? तो एसिटेबुलेरिया ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर प्लांट ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपांग है कोशिका का। इसके बारे में कुछ फैक्ट आपको जानना चाहिए। ये केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की समरूप संरचनाएं या फिर मीसोसोम पाई जाती हैं, जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। देखो, यहाँ पर एक जो एटीपी शब्द है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यही कारण है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सेब का रंग लाल किसके कारण होता है? सेब का जो रंग है लाल, ये होता है एंथोसायनिन के कारण। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो, सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग, पपीते का पीला रंग, ये सब जो है ये होते हैं क्रोमोप्लास्ट के कारण, यानी कि वर्णी लवक के कारण। तो इसमें जो मेन फीचर है यानी कि मेन एलिमेंट है वो क्या है? पहले तो ये जान ले क्रोमोप्लास्ट क्या है। ये हरे रंग को छोड़कर पौधों में पाए जाने वाले अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि कच्चे टमाटर पकने पर लाल हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो हरित लवक है ये वर्णी लवकों में परिवर्तित हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है महत्वपूर्ण फैक्ट कि जो है किसी भी जो पदार्थ है, जो फ्रूट्स हैं, वो हरे रंग से यदि कोई दूसरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं तो उनका मेन कारण क्या होता है? तो उनके जो हरित लवक हैं इनका परिवर्तन हो जाता है वर्णी लवक में, ठीक है। जैसे कि सेब का लाल रंग होता है एंथोसायनिन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, पपीते का पीला रंग होता है कैरिकाजैंथिन के कारण, गाजर का होता है कैरोटीन के कारण, और हल्दी का जो रंग पीला होता है ये होता है ज़ैंथोफिल के कारण। ये सारे जो है आपके क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकुलर फ्रूट्स के रंग के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से
किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं, यानी कि कोशिका का कौन सा उपांग है जिसको एटम बम के नाम से जानते हैं, तो ये है लाइसोसोम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एटम बम इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेल डिफ्यूजन के बाद जो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं उनको ये खा लेता है, यानी कि उनको नष्ट कर देता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग या फिर डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, आप सभी जानते हैं 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी, लेकिन ये जो है मृत कोशिकाएं थी, डेड सेल्स थी। उसके बाद जो जीवित कोशिका है ल्यूवेनहॉक के द्वारा इनकी खोज की गई थी। इसमें कुछ ज़्यादा आपको बताने को नहीं है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल या फिर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने प्रस्तुत किया? तो जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। कहीं कहीं पे आपको जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक की जगह केवल वाटसन एंड क्रिक लिखा मिलेगा, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही इनके ही नाम है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में कुछ डिटेल पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यह है डीएनए की फुल फॉर्म। ये कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला रहता है। डीएनए की कुछ मात्रा केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। मूल रूप से यह एक आनुवंशिक पदार्थ है। देखो, जो डीएनए है यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जो लक्षणों यानी कि जो ट्रेट्स हैं उनको माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। देखो, कुछ बच्चों की आंखें भूरी हो जाती हैं क्योंकि जो माता है या फिर पिता की आंखें भूरी होती हैं, और जैसे कि कलर, ये सारी जो फीचर्स हैं पिता और माता की, ये बच्चों में कैसे आते हैं? तो ये डीएनए के कारण ही आते हैं। ठीक है, जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना जो है ये प्रस्तुत की थी, और इसी कार्य के लिए इन्हें एग्जैक्टली 9 वर्ष के बाद में 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, आरएनए जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। ठीक है, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। इससे पहले आप ये जान लें कि आरएनए की फुल फॉर्म क्या है। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है और ये एकल कुंडलित संरचना है। आरएनए 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से? मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ये 3 प्रकार है आरएनए की। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न हो जाता है? देखो, अधिकांश भाग जो पाचन का है या फिर पाचन क्रिया का अधिकांश जो हिस्सा है वो संपन्न हो जाता है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखो, इस स्लाइड में आपको बस 2 फैक्ट जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है याद रखने हैं। छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न हो जाता है। छोटी आंत जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये 3 भागों में विभक्त होती है। कौन कौन से? ग्रहणी, अंग क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, ये 3 भाग हैं छोटी आंत के। ठीक है, ये 2 फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। देखो, जो पत्तियां हैं वो हरा रंग जो है उनको कौन प्रदान करता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियां हरी रंग की आपको दिखाई देती हैं। ठीक, कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कुछ ऐसे तत्व हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनको भी हम इसी साथ में देख लेंगे, क्योंकि हम एक प्रश्न के साथ में कुछ बहुत ज़्यादा ही फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम में रिपीट हुए हैं। इस तरह आपके एक के साथ में 10-15 फैक्ट हो जाएंगे, 50 के साथ में लगभग 300 से ज़्यादा। एक क्लास में आपको 300 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मान के चलो कि आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो, कुछ और तत्व है जैसे कि अफीम पोस्ता के कच्चे फल से प्राप्त की जाती है। कुनैन सिनकोना की छाल से। रेस्पिन राउलवेल्फिया की जड़ों से प्राप्त होता है। निकोटीन आपको तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है। कैफीन कॉफी के बीजों से। थीन ये चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। मैरिजुआना ये भांग के जो पौधे हैं उनसे होता है प्राप्त। एटोपिन ये एटोपा की जड़ों से प्राप्त होता है। फेरुला ये
इससे फेरुला की जो जड़ है इनसे हींग प्राप्त की जाती है। रबर प्राप्त होती है हीबिया पौधे की से प्राप्त जो लैक्टस है इससे। कत्था ये एकेसिया पौधे की लकड़ी से प्राप्त होता है और कार्क जो है ये ओक वृक्ष की छाल से। कुछ एलिमेंट्स है, हालांकि इसमें कुनैन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। निकोटीन, कैफीन और हींग, रबर, कत्था ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी तो आप रिवाइज कर सकते हैं। पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो जो पेशीय ऊतक हैं ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। पेशीय ऊतक होते क्या है? प्रचालन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशीय ऊतकों की आवश्यकता होती है। गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी, संकुचनशीलता जीवों के शरीर के महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। देखो ये जो पेशीय ऊतक हैं 3 प्रकार के हैं, अरेखित या फिर अनैच्छिक, रेखित या फिर ऐच्छिक और हृदय पेशीय, यानी कि जो आपका कार्डिक है हृदय वो पेशीय ऊतकों से बना होता है। बाकी 2 ऊतक जिसमें एक होता है ऐच्छिक और दूसरा होता है अनैच्छिक। उदाहरण आप जैसे कि हाथ के जो हाथ वगैरह है इसमें पाए जाते हैं आपके कौन से ऊतक? इसमें पाए जाते हैं अनैच्छिक या फिर अरेखित ऊतक। और जैसे कि आपकी पलक हैं, ये सारी जो जिनमें आपका नियंत्रण नहीं होता वो अंग जो है ये बने होते हैं रेखित या फिर ऐच्छिक ऊतक से। और हृदय जो है आपका ये हृदय पेशियों से बना होता है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिस्ट के द्वारा ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। ऊतक शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। पौधों के अधिकांश ऊतक यांत्रिक सहारा देने वाले होते हैं जिसमें अधिकांश मृत होते हैं। और जो जंतुओं में ऊतक होते हैं वो जीवित ऊतक होते हैं। ये मेन डिफरेंस है पौधों और जंतुओं के ऊतक में। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं, यानी कि जो फ्लोएम है उनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो आहार वहन के लिए फ्लोएम का उपयोग किया जाता है। फ्लोएम है क्या? हालांकि ये जो है प्लांट्स के ऊतक है, यानी कि प्लांट टिश्यू फ्लोएम है, इनका कार्य होता है आहार वहन में। ठीक, पेड़ पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जाइलम का मुख्य कार्य है जल वहन के लिए। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखो जो जीव द्रव्य है इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया है पुरकिंजे के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पुरकिंजे ने 1839 में सबसे पहले जीव द्रव्य का प्रयोग किया था। जीव द्रव्य जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द प्रोटोस से हुई थी। इसका अर्थ क्या है? प्रथम, और प्लाज्मा का अर्थ है एक चीज जो बनती है, यही मतलब है जीव द्रव्य का, प्रोटोस का। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का मतलब जो कोई वस्तु शून्य में स्वतंत्र रूप से गिर रही है उसमें निम्न में से कौन सी विशेषता होगी? तो उसमें समान त्वरण होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में जो समान त्वरण है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि वे पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गतिशील होते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने सबसे पहले गति का नियम दिया है। गति के 3 नियम हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो ये जो न्यूटन है ये सबसे पहले 1687 में गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया है। जो पुस्तक है जिसमें गति के नियमों का उल्लेख है, इस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है कि प्रिंसिपिया का संबंध किससे है? तो ये गति के नियमों से संबंधित है। किसके द्वारा लिखी गई है? न्यूटन की पुस्तक है। ठीक है। भौतिक राशियां कितने प्रकार की हैं? तो 2 प्रकार की हैं, सदिश और अदिश। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न जो कि 29 नंबर का प्रश्न है, आवेग माप है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आवेग किसका माप है? तो ये भार का माप है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सोनार, देखो सोनार और रडार ये 2 महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, तो इनको हमने एमसीक्यूज में कलेक्ट किया है। साथ ही इनकी जो फैक्ट है वो भी हमने लिखा हुआ है। सोनार नामक तकनीक का पूर्ण रूप क्या है जो समुद्र तल की स्थलाकृति का मानचित्रण कर सकती है? इस प्रश्न में आपसे 2 फैक्ट पूछे गए हैं। पहली तो आपसे ये पूछा गया है कि सोनार की फुल फॉर्म क्या है।
तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सोनार की फुल फॉर्म है। सोनार का कार्य क्या है? तो ये समुद्र तल की स्थलाकृति का मानचित्रण कर सकती है। ठीक, ये पराश्रव्य तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में सहायक उपकरण है। पनडुब्बियों के नौवहन में इनका उपयोग किया जाता है। सोनार का आविष्कार किसने किया? पॉल लैंगविन ने इसका आविष्कार किया है। यहाँ पे 2-3 फैक्ट याद रखने हैं। सोनार की फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कौन सी तरंगों का प्रयोग करती हैं? तो पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव का। और देखो इनका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? पॉल लैंगविन के द्वारा। ये 3 फैक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रडार का आविष्कार किसने किया? तो देखो जो रडार है, रडार का आविष्कार हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रडार की फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है और इसका जो कार्य है वायुयानों के परिचालन हेतु हवाई अड्डों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। लैक्टोमीटर का आविष्कार लिवरपूल के वैज्ञानिक पिकास के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो देखो जो 1 हॉर्स पावर होता है इसमें होते हैं 746 वाट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। देखो जो कपूर है इसका शुद्धिकरण किस प्रकार किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा यानी कि सब्लिमेशन जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने देखा होगा कि कुछ किताबें रखी रहती हैं उसके बाद में उनका जो कलर है व्हाइट से ब्राउन हो जाता है। इसका रीजन क्या है? तो देखो जो सेलुलोज है, जो किताबों में सेलुलोज होता है उसका ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण हो जाता है। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व ग्रहण करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य वैद्युत धनात्मक तत्व त्यागने की प्रक्रिया जो है ये कहलाती है ऑक्सीटोशन यानी कि ऑक्सीकरण। अच्छा, एक एग्जाम्पल तो ये है कि पुरानी किताबों का कागज जो है भूरा होता, ये किसके कारण होता है? ऑक्सीटोशन के कारण, क्योंकि जो सेलुलोज है इसका ऑक्सीकरण होता है। इसी तरह जो सेब यदि आप काट के रख देते हैं एप्पल को तो भी वो ब्राउन पड़ जाता है, उसका भी रीजन यही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन। निम्नलिखित में से द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा यानी कि मरकरी जो है ये ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती, इसका रीजन क्या है? स्कंदन। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज रोएंटन के द्वारा की गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? देखो यहाँ पर 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें अस्मीन जो है ये एक मछली है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता, इसका रीजन क्या है? तो इसका जो श्वसन अंग है ये वातक यानी कि ट्रैकिया प्रकार का होता है, इसी कारण जो कॉकरोच है वो जल में जीवित नहीं रह सकता। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? सिग्ड है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो ये पौधे जो होते हैं इनकी सेलों में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखो जो कोशिकाएं हैं इनके बारे में कौन सही नहीं है? तो सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये सही नहीं है। बाकी ये 3 जो फैक्ट है ये सही। कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते ये सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है ये भी सही है। लेकिन देखो कोशिका जो है सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है ये गलत है, क्योंकि कोशिकाओं में कुछ तांत्रिक यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ना, इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो जो सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है? हक्सले का कथन है कि जीव द्रव्य जो है यानी कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, दिस सेड बाय हक्सले। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से ऊतक उत्तरदायी होते हैं? तो पार्वीय विभाज्योतक ऊतक ये जिम्मेदार होते हैं। मनुष्य शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कि हमने इसमें इंक्लूड किया है। आज की क्लास का मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं होने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप, नॉट ये जहाज की चाल की माप, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई और प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। तो देखो नॉट ये जहाज के चाल की माप ये बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील ये नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई ये भी बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रॉम ये प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई। लेकिन यहाँ पर जो प्रकाश वर्ष है, देखो आप प्रकाश वर्ष के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये दूरी मापने की इकाई है, ना कि समय की। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें ताकि हम नेक्स्ट क्लास आपकी ले सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस